हाय गाइस, आई एम सूरज द्विवेदी। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो आज पहला टॉपिक रहेगा हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आज हम लोग स्टडी करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ठीक है, बॉडी का वो सिस्टम जिसके थ्रू ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसकी नेसेसिटी क्यों होती है? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन जो रहता है वो नेसेसिटी क्यों होता है, यानी कि आवश्यक क्यों होता है? अगर इसकी बात करते हैं हम तो इसमें क्या होता है कि जितना भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव भी आपका बायोमॉलिक्यूल यानी कि फैट, प्रोटीन, ऑयल, जितना भी आपका डाइजेस्ट होता है वो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स यूनिट से कन्वर्ट होकर सिंपल यूनिट में आ जाता है और वो सिंपल यूनिट क्या होती है? ब्लड में मिक्स हो जाती है। तो ब्लड के थ्रू क्या होता है? उन्हें सिंपल ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, यानी कि जितना भी आपके जैविक पदार्थ होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है, वो रुधिर के माध्यम से होता है, ब्लड के माध्यम से होता है। और इसके साथ साथ ही देखिए जो ब्लड का एक मेन फंक्शन और होता है, अगर बात करते हैं तो और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। ये दोस्तों जितना भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इसका भी परिवहन किसके थ्रू होता है? रुधिर या ब्लड के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है वो ब्लड है। देखिए जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये हार्ट में डन होता है, इसलिए इसको हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। तो वो क्या है? ब्लड है, तो सबसे पहले हम ब्लड यानी कि रुधिर। दोस्तों अगर रुधिर की बात करते हैं, जो ब्लड रहता है ना, लिक्विड रहता है, फ्लूइडिकल फॉर्म में होने के कारण क्या होता है, ये इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है पल्स में। तो ये क्या करता है कि हर बॉडी ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट होता रहता है, घूमता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि सारे ऑर्गन्स को ये कनेक्ट करता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ब्लड को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सो इसके बारे में एक लाइन लिख सकते हैं, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके साथ साथ देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, जैसे कि आपका हार्ट वर्क करता है उसी तरह से ब्लड का भी बहुत ज्यादा रोल होता है ना, इसलिए इसको ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। तो इसको हम ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन भी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए क्या होता है, जो आपका भ्रूण रहता है उसमें क्या होता है, जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड की उत्पत्ति होती है, तो वो मध्य जनन स्तर में होती है। ठीक है, ब्लड को हम मेसोडर्मल ऑर्गन भी बोलते हैं, मेसोडर्मल ऑर्गन। तो ये हो गया आपका ब्लड का सफिशिएंट। बात करते हैं ब्लड की क्वांटिटी की। तो ब्लड की क्वांटिटी क्या होती है? मेल्स की अगर हम बात करें, फीमेल डिफरेंट होता है ना। मेल और फीमेल में ब्लड की जो क्वांटिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो हम बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ ब्लड, क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडीज। मतलब है कि मनुष्य में रुधिर की कितनी मात्रा होती है। तो अगर हम मेल्स की, तो मेल में कितना होता है? 5 क्वांटिटी। फीमेल में क्या हो जाती है? थोड़ा कम पड़ जाती है, तो फीमेल्स में होती है 4 to 5। तो में जो रक्त की मात्रा होती है पूरे शरीर में 5 से 6 लीटर होती है और महिलाओं में 4 से 5 लीटर होती है। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो एक हेल्थी पर्सन का जो 65 to 70 kg होता है, अगर उसके रेस्पेक्ट में हम 5 या 6 को कन्वर्ट, तो ये आपका अप्रोक्स 7% आ रहा है ना, 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। कि पूरे शरीर के वेट के रेस्पेक्ट की क्वांटिटी होती हो वो कितनी होती है? 7% होती है। अब अगर हम 65 या 74 को फ्रैक्शन में लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/13 हो जाएगा ना। तो 1/13 पार्ट होता है, 1/13 टोटल बॉडी वेट। यानी कि टोटल बॉडी वेट का 1/13वां भाग क्या होता है? ब्लड होता है, जिसकी मेल में क्वांटिटी होती है और फीमेल्स में कितनी होती है? 4 to 5 लीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि हर चीज को डिस्कस करने के लिए, यानी कि जितना भी आपकी साइंस की ब्रांचेस होती है उसमें क्या होता है, स्पेशल जितनी भी ब्रांचेस है उसमें पार्टिकुलर एक ही चीज को डिस्कस किया जाता है ना। तो ब्लड के डिस्कशन के लिए, यानी ब्लड की स्टडी के लिए भी एक स्पेशल ब्रांच है साइंस की, जिसको क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी बोलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं स्टडी ऑफ ब्लड।
स्टडी ऑफ ब्लड, यानी कि वो ब्रांच जिसमें सिर्फ ब्लड की स्टडी की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी बोलते हैं, हीमेटोलॉजी। तो जो आप पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको जो डिस्कवर किए थे साइंटिस्ट, उनका नाम विलियम हॉर्वे। विलियम हॉर्वे ने BCS यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। और ब्लड की जो स्टडी की जाती है, साइंस की किस ब्रांच में की जाती है? ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कि जो ब्लड का मेजरमेंट होता है, वो जैसे कि टेम्परेचर का होता है, कि किसी भी चीज का होता है तो पार्टिकुलर उसका पैरामीटर होता है, एक स्केल होती है ना। उसी तरह से जो ब्लड का मेजरमेंट होता है, उसके लिए भी क्या है? स्केल होती है, एक पैरामीटर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? मेजरमेंट ऑफ ब्लड, या मेजर्ड बाय, ब्लड इज मेजर्ड बाय हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर द्वारा क्या होता है? ब्लड की क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भी ब्लड की क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ ब्लड। ब्लड का नेचर क्या होता है? नेचर ऑफ ब्लड, देखिए यहां पर जितने भी क्वेश्चन है आपके ब्लड से रिलेटेड, ये PCS, UPSC या रेलवे के एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेचर ऑफ ब्लड है, ये आपका क्या है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। यहाँ से जो रक्त का नेचर होता है बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर नेचर की बात करते हो, जो ब्लड का नेचर होता है आपको बेसिक प्लस एल्कलिन होता है, बेसिक प्लस एल्कलिन। अब इसको बेसिक क्यों बोलते हैं? इसका नेचर बेसिक क्यों? देखिए बेसिक इसलिए क्योंकि ये क्या होता है, क्या होता है कि बेस की तरह बिहेव करता होगा ना। तो बेस की तरह बिहेव कब करेगा? जब उसका pH वैल्यू बेस के स्केल में आएगा। तो देखिए इसका जो ब्लड का pH वैल्यू होता है वो कितना होता है? आपका 7.4 होता है। तो 1 to 7 क्या होता है? आपका एसिड होता है, और 7 के अबव क्या होता है? आपका बेस होता है। तो देखिए जो इसका pH वैल्यू है वो बेस से बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। अब ये एल्कलिन क्यों होता है नेचर में? तो एल्कलिन इसलिए होता है, देखिए जितना भी मटेरियल क्या होता है आपका वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, जल में आसानी से घुल जाता है, वो एल्कलिन मैटर में आता है। तो ये क्या है आपका? सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में सोल्यूबल होने के कारण ये क्या है आपका? एल्कलिन। तो नेचर ऑफ ब्लड आपको पता चल गया कि ये बेसिक है और उसके साथ साथ क्या है? एल्कलिन है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ब्लड का कलर क्या होता है। कलर ऑफ ब्लड। दोस्तों कलर ऑफ ब्लड तो ह्यूमन बॉडीज में पता है ना सभी को, क्या होता है? रेड कलर का होता है ना। तो कलर ऑफ ब्लड क्या होता है आपका? रेड होता है। और देखिए जितना भी कलर होता है ना, वो किसी न किसी पिगमेंट के कारण होता है। तो अगर ह्यूमन बॉडीज का जो ब्लड का कलर रेड होता है, तो वो भी किसी न किसी पिगमेंट के कारण होता होगा। तो इसमें एक पिगमेंट रहता है जिसके कारण जो इसका कलर है वो क्या रहता है आपका? रेड रहता है या रेडिश रहता है। तो पिगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पिगमेंट क्या होता है आपका? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन, जिसके कारण क्या होता है? ह्यूमन बॉडीज के ब्लड का कलर रेड होता है। तो अब हीमोग्लोबिन को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन क्या है आपका? दो पार्ट से मिलकर बना है, हीमो प्लस ग्लोबिन। तो हीमो देखिए क्या है? हीमो है आपका हीमैटिन। हीमैटिन जो कि क्या होता है? आयरन का एक कंपाउंड होता है, कंपाउंड ऑफ आयरन। आयरन का एक कंपाउंड होता है ना। और जो ग्लोबिन होता है ये स्पेशल टाइप की एक प्रोटीन होती है जिसको ग्लोबुलर बोलते हैं ना, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जो आपका हीमोग्लोबिन है, यानी कि जिसके कारण ह्यूमन बॉडीज के ब्लड का कलर रेड होता है, वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला क्या है आपका? हीमैटिन जो कि आयरन का एक कंपाउंड है। सेकंड पार्ट क्या होता है? ग्लोबुलर जो कि क्या है? एक प्रोटीन है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो वो क्या हो जाएगी? आपके ग्लोबुलर प्रोटीन हो जाएगी, है ना। दोस्तों हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है ना, क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। जैसे ब्लड की क्वांटिटी होती है ह्यूमन बॉडी की रेस्पेक्ट में, वैसे ब्लड के रेस्पेक्ट में क्या होता है? हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। दोस्तों हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB भी लिखते हैं ना, तो HB ले लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ HB इन ब्लड, है ना। तो ये भी क्या है कि मेल और फीमेल में डिफरेंट होती है। तो अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में इसकी क्वांटिटी होती है 14 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड।
यानी कि ब्लड के हर 100 ml में जो HB की क्वांटिटी होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी होती है, वो मेल में 14 to 16 ग्राम होती है, ठीक है। यही क्वांटिटी जो फीमेल में है आपकी रेंज कम पड़ जाता है, 10 to 14 हो जाता है, 10 to 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। यानी कि फीमेल्स के हर 100 ml ब्लड में क्या होता है, 10 से 14 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो क्या होता है कि जितना भी आपका ह्यूमन बॉडीज होता है उसके ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। अब ये नहीं कह सकते कि सभी के ब्लड का कलर रेड होता है ना, तो इसके यहाँ पर कुछ अपवाद भी, ज्यादातर तो क्या होता है ब्लड का कलर रेड ही होता है, लेकिन कुछ अपवाद है इसके। अगर एक्सेप्शंस की बात करते हैं हम, तो एक्सेप्शंस में पहले आता है सबसे पहले आपका कॉकरोच। कॉकरोच क्या होता है कि जो इसके ब्लड का कलर होता है वो आपका व्हाइट होता है। जब भी देखिए आपके घर में क्या होता है कि अगर कॉकरोच आपके टेबल से कट जाए, आपके हाथ से कट जाए, तो क्या होता है कि उसका जो ब्लड का कलर निकलता है वो व्हाइट होता है ना। तो इसका मतलब भाई अब ब्लड का कलर व्हाइट है तो इसमें हीमोग्लोबिन तो पाया नहीं जाता होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ब्लड का कलर रेड हो जाता है, तो इसमें कोई अदर पिगमेंट होगा। तो हाँ, इसमें क्या होता है कि एक अलग पिगमेंट होता है जो कि होता है हीमोलिम्फ। कॉकरोच के ब्लड में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, हीमोलिम्फ। और इसी हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण क्या होता है, आपको जो कॉकरोच के ब्लड का कलर होता है वो व्हाइट होता है, ठीक है। इसके और भी एक्सेप्शंस है, जैसे कि आपका ऑक्टोपस होता है, जिसको हम लोग डेविस फिश भी बोलते हैं ना, 8 आर्म्स होते हैं ना, 8 भुजाएं होती हैं। इसका जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू होता है। ब्लू है तो इसका मतलब क्या है, अगर व्हाइट होता है तो उसमें पिगमेंट हीमोलिम्फ होता है, रेड होता है हीमोग्लोबिन होता है। अब यहाँ पर ब्लू कलर, इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई एडिशनल पिगमेंट है। तो वो पिगमेंट क्या है यहाँ पर आपका, हीमोसाइनिन है। यानी कि जो डेविस फिश होती है उसके ब्लड का कलर जो ब्लू होता है वो किसके कारण होता है, हीमोसाइनिन के कारण होता है ना। तो कलर ऑफ ब्लड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, यानी किस किस से मिलकर ब्लड का निर्माण होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखिए अब डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड क्या होता है, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट लिक्विड होता है, दूसरा सॉलिड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट एंड लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड एंड लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। तो लिक्विड पार्ट क्या होता है, टोटल ब्लड का 55% होता है, और जो सॉलिड पार्ट होता है वो आपका 45% होता है। सॉलिड पार्ट में क्या होता है कि जितना भी आपका ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है, ठीक है, सॉलिड पार्ट क्या होता है आपका, ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है, ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या होते हैं आपके सॉलिड पार्ट्स में आते हैं, जिसमें से आपका आरबीसीएस है, डब्ल्यूबीसीएस है और ब्लड प्लेटलेट्स है। तो ये ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या करती हैं, टोटल ब्लड का 45% बनाती है। जो आपका रिमेनिंग 55% है वो क्या होता है, आपका लिक्विड पार्ट होता है, जो कि है आपका प्लाज्मा, है ना दोस्तों। तो क्या है कि लिक्विड पार्ट आपको जो 55% है वो है प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा का भी अपना अलग फंक्शन होता है, अलग कंपोजिशन होता है। तो प्लाज्मा को डिस्कस कर लेते हैं 1 by 1, दोनों चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, सॉलिड पार्ट को भी और लिक्विड पार्ट को भी। सबसे पहले हम लिक्विड पार्ट को डिस्कस करते हैं। लिक्विड पार्ट में क्या आ रहा है आपका, प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड या फिर इसी को बोलेंगे प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का भी अपना अलग कॉम्पोजिशन होता है। जैसे कि अगर प्लाज्मा की हम बात करते हो तो इसमें आपका सबसे पहले तो वाटर होता है। वाटर इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वाटर की इसमें परसेंटेज क्या होती है आपकी, 90 to 92% होता है। यानी कि टोटल 100% के रेस्पेक्ट में जो वाटर होता है, यानी कि जल होता है, वो आपका 90 से 92% होता है प्लाज्मा में। और जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे कि आपका ग्लूकोज होता है, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ आपका जो सॉल्ट होता है, ये क्या होता है आपको टोटल
ब्लड के 1% बनाता है, टोटल ब्लड का 1%। 90 और प्लस 1 कितना हो गया आपका 91% हो गया। अब बचा कितना आपका 9% बचा है ना। तो जो 9% भाग होता है आपका ये बनाता है प्रोटीन। प्रोटीन कितना होता है टोटल का 9%, यानी कि जो प्लाज्मा का कंपोजिशन होता है टोटल प्लाज्मा में 90 to 92% क्या होता है आपका वाटर होता है, और 1% में आपका क्या होता है ग्लूकोज प्लस मिनरल्स प्लस सॉल्ट, और इसके साथ साथ जो 9% आपका रिमेनिंग पार्ट बच रहा है वो क्या होता है आपका प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन में भी क्या होता है, इसमें ढेर सारी प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं तो फाइब्रिन होता है, इसमें आपका फाइब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ग्लोबुमिन, एल्बुमिन। ये 6 प्रोटीन्स आपकी प्लाज्मा में पाई जाती है, ठीक है। तो 6 प्रोटीन्स में क्या होता है, जो शुरुआत की आपकी 4 प्रोटीन है, यानी कि आपका फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, ये जो 4 प्रोटीन्स हैं, इन्हीं 4 प्रोटीन्स को हम लोग क्लॉटिंग एजेंट बोलते हैं। क्लॉटिंग एजेंट क्यों बोलते हैं? क्लॉटिंग एजेंट इसलिए बोलते हैं कि जो भी आपका, जैसे कि कोई भी आपका टिश्यू इंज्योर हो जाता है, यानी कि उसको चोट लग जाती है ऊतक को, तो वहां से ब्लड का सेक्रेशन होने लगता है ना, तो उस टाइम क्या होता है 4 से 5 मिनट में उस सेक्रेशन को रोकना पड़ता है, ब्लड के सेक्रेशन को रोकना पड़ता है। अगर ब्लड का सेक्रेशन नहीं रुकता तो क्या होता है कि आपके शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड सेक्रेट हो जाता है और शरीर कमजोर पड़ जाता है। तो जितना भी आपका इंज्योर्ड टिश्यू होता है, यानी कि चोट लगने वाला स्थान होता है, वहाँ पे ब्लड को रोकना पड़ता है, और ब्लड को रोकने के लिए वहाँ पर ब्लड का क्लॉट बनना, यानी कि थक्का बनना बहुत जरूरी होता है। तो जो ब्लड का थक्का बनता है इन्हीं शुरुआत की 4 प्रोटीन्स के कारण बनता है, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन। ये 4 जो प्रोटीन आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ये एज अ क्लॉटिंग एजेंट वर्क करते हैं, यानी कि रक्त के थक्के के निर्माण में ये सहायक होते हैं या मूल रूप से कार्य करते हैं, इसलिए इनको क्लॉटिंग एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ब्लड का क्लॉट बनता कैसे। ब्लड का क्लॉट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। क्लॉट को कहेंगे क्या बोला जाता है, एगुलेशन भी बोला जाता है ना। तो यहाँ पे हम क्लॉट देखते हैं, क्लॉट का निर्माण कैसे होता है। तो क्लॉट का निर्माण क्या होता है कि जहाँ पर भी क्या होता है आपके टिश्यू को, यानी कि ऊतक को चोट लग जाती है, कोई भी आपका अंग चोटिल हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है ब्लड का सेक्रेशन होने लगता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि आपका कोई इंज्योर्ड टिश्यू है, इंज्योर्ड टिश्यू का मतलब है आपका चोटिल स्थान, वो कोई भी आपका ऊतक को जो चोटिल है इंज्योर्ड टिश्यू, तो टिश्यू क्या होता है कि वहाँ से ब्लड का सेक्रेशन होने लगता है। और ब्लड में तो आपको पता है ना 2 पार्ट्स होते हैं, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट में तो आपका प्लाज्मा आ रहा है, सॉलिड पार्ट में आपने देखा होगा जब देखा था मैंने, उसमें आरबीसीएस था, डब्ल्यूबीसीएस था, उसके साथ साथ क्या था ब्लड प्लेटलेट्स था, है ना। तो जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है वो इसी इंज्यूर्ड टिश्यू से कनेक्ट हो जाता है, यानी कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं इसी इंज्यूर्ड टिश्यू को हेल्प देने के लिए आ जाती हैं, और इंज्यूर्ड टिश्यू प्लस ब्लड प्लेटलेट्स की हेल्प से यहाँ से आपका बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक केमिकल बनता है ना। अब ये केमिकल क्या करता है, जो आपका फाइब्रिनोजन होता है ना, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, 4 प्रोटीन आपने पढ़ा है ना, जो क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है, और इसके साथ साथ क्या था फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन जो ब्लड क्लॉट में हेल्प करती है। तो उसमें से जो प्रोथ्रोम्बिन है उसके लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, देखिए जो आपका ब्लड प्लेटलेट्स होता है वो क्या करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन का सेक्रेशन करता है। कब करते हैं, जब आपका कोई भी ऑर्गन या टिश्यू क्या हो जाता है इंज्यूर्ड हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो ब्लड प्लेटलेट्स से क्या होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का सेक्रेशन होने लगता है। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है इसी थ्रोम्बोप्लास्टिन की हेल्प से, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और इसके साथ साथ ही क्या होता है आपको जो प्लेटलेट्स होता है उसमें कैल्शियम भी होता है ना, तो कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की हेल्प से क्या करता है, कैल्शियम आपका Ca2+ की फॉर्म में होता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है।
तो देखिए प्रोसेस क्या है, ये आपको चोटिल अंग है या फिर चोटिल ऊतक है, और इसी चोटिल ऊतक को हेल्प करने के लिए ब्लड प्लेटलेट्स आ जाता है। और हेल्प ये किस तरह से करता है, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन करके, स्राव करके। और जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन होता है तो प्लाज्मा का जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है इसके लिए कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। और इसके साथ साथ ही जो कैल्शियम प्लस प्लस होता है जो कि आपका प्लेटलेट्स का एक हिस्सा होता है वो भी हेल्प करता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में आकर के क्या हो जाता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो आपका थ्रोम्बिन है, जो आपका फाइब्रिनोजन होता है, यानी कि फाइब्रिनोजन भी आप पढ़े हैं ना क्लॉटिंग एजेंट की प्रोटीन्स में। फाइब्रिनोजन क्या होता है, इसी थ्रोम्बिन की हेल्प से, देखिए यहाँ पर फाइब्रिनोजन से कुछ और नहीं मिक्स हो रहा है, सिर्फ थ्रोम्बिन आ रहा है ना। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, एक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है जो कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है। तो देखिए अब क्या हो गया, आपका फाइब्रिन का निर्माण हो गया। ब्लड में क्या हो गया, जो ब्लड आपका लगातार चोट लगे हुए हिस्से से सेक्रेट हो रहा है वहां पे क्या हो गया, आपका फाइब्रिन का निर्माण हो गया। अब देखिए ये फाइब्रिन क्या है, वहीं पर बन गया। और इसके साथ साथ देखिए जो आरबीसीएस आ रहे हैं ब्लड के थ्रू, जो आपके रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आ रहे हैं उनकी हेल्प से क्या करता है, क्लॉट का निर्माण करता है, क्लॉट का निर्माण करता है। जो फाइब्रिन होता है आपका, फाइब्रिन इस तरह नेट की फॉर्म में होता है, ये नेट की फॉर्म में। अब इधर से आपका क्या आ रहा है, आरबीसी आ रहा है, तो आरबीसी का जो साइज होता है वो क्या होता है, उस साइज इसी नेट में फंस जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो जहाँ से आपका ब्लड सिक्रेशन हो रहा है वो जो हिस्सा होता है वो बंद हो जाता है, तो वहाँ से ब्लड का सिक्रेशन बंद हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्लॉट होता है वो इसी तरह से इसका निर्माण होता है। जो लास्ट में वर्क करता है आरबीसीएस से, यानी कि आरबीसीएस से क्लॉट बनाता है, वो क्या है आपका, फाइब्रिन है, फाइब्रिन प्रोटीन है ना। देखिए ये सारा प्रोसेस जो है आपका ब्लड के अंदर भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर ब्लड के अंदर आपका ब्लड का क्लॉट बन जाता है तो जो आपकी पल्स है वो फट जाती है, तो इस बीमारी को थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो पल्स होती है उसमें ब्लड का क्लॉट नहीं बनना चाहिए, और ब्लड का क्लॉट बन गया तो क्या हो जाएगा, पल्स फट जाएंगे, इंसान की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। तो इसलिए ब्लड के अंदर पल्स के अंदर ब्लड का क्लॉट ना बने, इसलिए वहाँ पर भी एक प्रोटीन आपका लगातार कार्य करता रहता है जिसका जनरेशन जो फॉर्म होता है आपका लीवर से, हिपैरिन। हिपैरिन एक प्रोटीन है आपको जिसका फॉर्मेशन होता है लीवर में, फॉर्मेशन लीवर में होता है। तो देखिए हिपैरिन का कार्य क्या रहता है कि पल्स में ब्लड का क्लॉट ना बनने देना, क्योंकि अगर ब्लड का क्लॉट बन गया यानी कि हिपैरिन की कमी हो गई तो आपको एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिन, थ्रोम्बोब्लास्टिन। इसमें क्या हो जाती है, आपकी पल्स जो रहती हैं ब्लास्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, और इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है ना। तो थ्रोम्बोब्लास्टिन जो बीमारी है ये हिपैरिन की कमी से हो जाती है, यानी कि हिपैरिन आपका कम पड़ गया तो क्या हो जाएगा, आपको थ्रोम्बोब्लास्टिन हो जाएगा। और हिपैरिन का जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि उत्पत्ति होती है, वो कहाँ पर होती है, लीवर में होती है। और इसका कार्य क्या होता है, ब्लड के क्लॉट को पल्स के अंदर ना बनने देना, है ना। देखिए अगर ब्लड का क्लॉट आपका बाहर नहीं बनता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। ब्लड का क्लॉट अगर आपका चोट लगे हुए हिस्से के स्थान पे नहीं बन रहा है तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए क्या हो जाता है कि एक बीमारी हो जाती है आपकी, जैसे कि ब्लड प्लेटलेट्स कम पड़ जाते हैं या फिर आपका फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, ये सब वर्क नहीं करते सही से, तो ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है, जिस बीमारी को बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में देखिए क्या होता है कि जो ब्लड का क्लॉट है वो 4 से 5 मिनट में नहीं बन पाता, यानी कि काफ़ी टाइम लग जाता है, 24-24 घंटे लग जाते हैं वहाँ से लगातार ब्लड का सेक्रेशन है वो लगातार होता ही रहता है। तो ऐसे में क्या है कि ब्लड का सेक्रेशन अगर लगातार हो रहा है तो इंसान बीमार पड़ जाएगा। इसलिए क्या होता है कि अगर किसी के बॉडी में, यानी कि अगर कोई भी पार्ट यानी कि टिश्यू इंज्यूर हो जाता है और ऐसे में वहाँ पर ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है तो उसको बोलते हैं कि उसको हीमोफीलिया है। और हीमोफीलिया क्या आपकी एक जेनेटिक बीमारी है, यानी कि अगर मम्मी पापा को है तो बच्चों को भी हो सकती है। इसको रॉयल डिसीज भी बोलते हैं।
रॉयल डिसीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रॉयल फैमिली, जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली है उसमें सबसे पहले पाई गई थी, मैडम विक्टोरिया को, है ना। सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुई थी? ब्रिटेन में। और मैडम विक्टोरिया को हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये जो बीमारी है रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए इसको रॉयल डिसीज भी बोलते हैं। इसके साथ साथ इसको क्रिसमस फैक्टर डिसीज भी बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर डिसीज। क्रिसमस फैक्टर डिसीज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस डिसीज की खोज, यानी कि इस बीमारी की खोज 25 दिसंबर को हुई थी, क्रिसमस के दिन हुई थी, इसलिए इसको क्रिसमस फैक्टर डिसीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में आपको पता चल गया कि किस किस से मिलकर बना होता है और इसकी कंपोजिशन में जो भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उनका वर्क क्या होता है ना। अब बात करते हैं कि जो आपका प्लाज्मा है उसका फंक्शन क्या होता है, यानी कि पूरे शरीर में प्लाज्मा क्या क्या मतलब रोल क्या होता है, क्या कार्य करने के लिए वो होता है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा की अगर हम प्लाज्मा का जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, तो आप तो देख ही रहे कि इसमें जो वाटर का परसेंटेज है वो आपका कितना है, 90 से 92% है ना। यानी कि अगर वाटर इतना ज़्यादा है तो वाटर का कार्य क्या होता है बॉडी में, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, है ना। तो ये क्या करता है, ताप का नियंत्रण करता है। प्लाज्मा का जो मेन कार्य होता है वो ताप का नियंत्रण होता है। इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, है ना। तो प्लाज्मा का मेन कार्य क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना। और इसके साथ साथ देखिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी प्लाज्मा के थ्रू होता है ना। जो ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का, यानी कि जितना भी आपका ब्लड शुगर होता है उसका ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण किसके थ्रू होता है, आपका प्लाज्मा के थ्रू होता है। तो यहाँ पे इसका जो अगला फंक्शन है हम ये लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर आपका क्या होता है, यानी कि ब्लड में पाया जाने वाला शुगर वो होता है आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किस में होता है, प्लाज्मा में होता है। अब देखिए ऑक्सीडेशन में होता है क्या, जैसे कि ग्लूकोज हो गया आपका C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है जिसको ब्लड शुगर बोलते हैं। और ये प्लाज्मा देखिए ब्लड के थ्रू क्या होता है, लंग्स में जाता है। तो लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन आप लेते हैं सांस के थ्रू, है ना। तो जब सांस लेते हैं वहां से ऑक्सीजन इसको मिलता है, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करके ये क्या करता है, यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर देता है। और ऑक्सीकरण के थ्रू आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और प्लस वाटर मिलता है। और इसके साथ साथ ही आपको क्या मिलता है, एटीपी के रूप में एनर्जी मिलती है ना। देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्मेशन के साथ साथ क्या होता है, ऊर्जा भी बनती है। और ये ऊर्जा किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी बोले तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो आपकी एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है। और इसका स्टोरेज कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जो एटीपी है जिसको कॉइन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, यानी कि ऊर्जा का सिक्का, एटीपी को ही ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं, जो कहाँ पे जाके स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ये स्टोर हो जाती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। तो ये हो गया आपका प्लाज्मा का मेन वर्क। अब हम बात करते थे कि प्लाज्मा के बारे में आपकी लगभग जानकारी या जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वो सारे हो चुके हैं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया है या फिर कोई भी टॉपिक छूट रहा है प्लाज्मा से रिलेटेड तो आप कमेंट कर दीजिए, है ना। तो उसको अगले सेशन में देख लिया जाएगा, अगले पार्ट में देख लिया जाएगा। अब नेक्स्ट है आपको ब्लड कार्पस्कल्स, है ना। जितना हो पाएगा तो देखेंगे, नहीं तो अगले पार्ट में हो जाएगा। ब्लड कार्पस्कल्स, ब्लड कार्पस्कल्स क्या था आपका, आरबीसीएस था, डब्ल्यूबीसीएस था और ब्लड प्लेटलेट्स था। तो पहले हम ब्लड कार्पस्कल्स में आरबीसीएस को डिस्कस करते हैं। आरबीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, रेड ब्लड कार्पस्कल्स
तो देखिए जो आपका आरबीसी होता है इसकी खोज की थी लीवेनहॉक ने, है ना। आरबीसीएस की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। और ये जितनी भी ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड कार्पस्कल्स होती हैं, यानी कि उस वहाँ पर आपकी ब्लड कणिकाएं होती है, उसमें से सबसे छोटी कणिका होती है जो आरबीसी होती है, यानी कि सबसे छोटी कोशिका होती है। तो इसको हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट कार्पस्कल्स, सबसे छोटा कार्पस्कल्स यही होता है ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा कार्पस्कल्स क्या होता है? आपका आरबीसीएस होता है, जिसकी खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। अगर हम साइज की बात करें तो साइज में क्या है आपका? सबसे बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के बाद ब्लड प्लेटलेट्स, और उसके बाद आपका होता है आरबीसीएस। तो सबसे छोटा क्या होता है आपका? आरबीसीएस होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है आपका? डब्ल्यूबीसीएस होता है। और ये साइज के अकॉर्डिंग है ना, साइज में सबसे ज्यादा बड़ा आपको डब्ल्यूबीसीएस, देन ब्लड प्लेट्स, और सबसे छोटा आरबीसीएस। लेकिन अगर नंबर ऑफ सेल की बात करें तो इसमें क्या होता है? आरबीसीएस सबसे ज्यादा होता है, आरबीसीएस की संख्या ज्यादा होती है। या फिर इसी को पलट दीजिए तो आरबीसीएस इधर आ जाएगा, डब्ल्यूबीसीएस उधर चला जाएगा। तो आरबीसीएस की संख्या सबसे ज्यादा होती है, एंड देन ब्लड प्लेटलेट्स, और सबसे कम क्या होते हैं आपके? डब्ल्यूबीसीएस होते हैं। तो यहां पर देखिए जो नंबर ऑफ है, अगर हम बात करते हैं आरबीसीएस की, तो आरबीसीएस क्या होते हैं आपके? मिलियंस में होते हैं, है ना। जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं ये आपके लाख में होते हैं, और जो डब्ल्यूबीसीएस होता है वो आपका थाउजेंड्स में होते हैं, यानी कि होती है इसकी लाखों में और तरह में होती है। तो सबसे ज्यादा क्या होते हैं आपके? आरबीसीएस होते हैं, जो कि लगभग आपके 45 से 55 लाख होते हैं ना। इसकी जो संख्या है 45 से 55 लाख। नंबर ऑफ आरबीसीएस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो से लेकर mm³ में, यानी कि हर mm जो आरबीसीएस की संख्या होती है, काउंट होती है 4.5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन तक होती है। अगर लाख में हम बात करें तो 45 लाख से 55 लाख होती है। ये फीमेल की बात करें तो ये क्या 4.0 मिलियन से लेकर 4.5 मिलियन, ये क्या रहती है आपकी काउंट फीमेल्स में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपका फीमेल्स में आरबीसीएस का काउंट होता है 4 मिलियन से 4.5 मिलियन पर mm³ होता है, काउंट होकर 5.5 मिलियन तक होता है। तो इसकी संख्या जो है वो फीमेल्स में कम होती है मेल्स की अपेक्षा, है ना। अब बात करते हैं इसकी लाइफ स्पैन कितना होता है, यानी कि जीवन काल कितना होता है। तो जो आरबीसीएस का जीवन काल होता है वो आपका क्या होता है? 120 दिन होता है, 120 डेज, यानी कि एक आरबीसीएस अपने जीवन काल में 120 दिन तक जी। तो इसकी डेथ कहाँ होती है? देखिए इसका अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो ये लीवर में फॉर्मेट होती है, लीवर में या मीसोथेलियम का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसका जो डेथ होता है वो स्प्लीन में होता है, लीवर में। इसकी अगर डेथ की बात करें हम इसकी, तो ये स्प्लीन में भी डेथ हो सकता है और लीवर में भी। लेकिन स्प्लीन में क्या होता है? मैक्सिमम आरबीसीएस आपके जो है वो स्प्लीन में उनका डेथ होता है, और लीवर में क्या होता है? मिनिमम, ठीक है। और स्प्लीन में क्या होता है? स्प्लीन में ये रीजनरेट भी होती है, मैक्सिमम स्प्लीन में डेथ भी होती है इसकी, और रीजनरेट भी यही होता है। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि यहाँ पर ब्लड जमा भी होता है, यानी कि आरबीसीएस जमा भी होता है और यहां से बनता है। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि यहीं से आरबीसीएस का निर्माण। आरबीसीएस का कब्रिस्तान क्या होता है? अब देखिए इसका जो नेक्स्ट आपका है आरबीसीएस का वर्क सीएस की डब्ल्यू की जाता है। इसके रेस में देखिए क्या होता है? डब्ल्यूबीसीएस
इसका जो रेशियो होता है वो आपका 601 इस अनुपात में पाया जाता है ना, यानी कि प्रति 600 के आधार पर एक WBCS होता है और 40 ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि RBCS का जो काउंट होता है, यानी क्लॉटिंग भी आपने पढ़ा है ना, ब्लड पल्स में क्यों नहीं, देखिए ब्लड बैंक में भी नहीं जमता है, ब्लड बैंक नहीं जमता है, ऐसा क्यों, यानी कि क्वेश्चन अगर जनरेट ब्लड कारण क्या होता है, वहां पे तो ही रहता है ना। ये क्या होता है, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम सिट्रेट केमिकल रहता है और इसके साथ साथ ही और कैल्शियम की वजह से जो आपका ब्लड बैंक में ब्लड नहीं जाता है ना, और ये कब तक अच्छा रहता है, लगभग 40 से 45 दिनों तक। इसका रीजन क्या होता है कि नहीं जमता है, सोडियम ऑक्जेलेट। इसके बाद तो कोशिकाओं तक, यानी जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वहां तक ऑक्सीजन को ले जाना, सॉरी फंक्शन ऑफ RBCS। लास्ट टॉपिक है इसके प्लेटलेट्स और हार्ट वगैरह अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। फंक्शंस ऑफ RBCS। RBCS का मेन वर्क उनका ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कि ऑक्सीजन को लेके आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है आपका RBCS के थ्रू होता है। इसके साथ साथ देखिए क्या दूसरा अंतर ये होता है कि जो आपका प्योर ब्लड वो ब्राइट एंड रेडिश होता है। RBCS में नहीं, लेकिन इसके भी देखिए जो आपका कैमल होता है ना, तो ये एक से संबंध क्या होता है ना, तो RBCS की कमी हो जाती है, इसकी कमी एनीमिया एनीमिया बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या हो जाता है आपके पेट हो जाते हैं, इसके साथ RBCS की संख्या बढ़ जाती है, बीमारी हो जाए। एक बीमारी और रहती है कि आपकी सिकल एनीमिया होती है, जिसको सिकल एनीमिया बीमारी होती है, उसकी वजह से क्योंकि RBCS होता है आपका होता है, यानी अवतल होता है, इस तरह से बीमारी जेनेटिक डिसीज है। ठीक है, तो ये आपको इस बारे में जानकारी हो गई है। अगले पार्ट में आपको WBCS के बारे में जानकारी आप हमारी